हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी विल बी रिवाइजिंग प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर। ठीक है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर दे के रखा हुआ है। प्रपोजल या ऑफर की मैं अगर बात करूं तो कहां पे दिया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन है इसका, ये तो हमने देख लिया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ओके, जब एक बंदा दूसरे बंदे को सिग्निफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अच्छा, याद करो, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब क्या होता है? एब्सटेन का मतलब होता है स्टॉपिंग समथिंग, है ना। जब कोई एक बंदा सिग्निफाइज टू अनदर, क्या? हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू। याद करो डेफिनेशन, हमने उसको स्प्लिट अप किया था, अगर आपको याद होगा तो। यहां पे इसने पूरी डेफिनेशन एक ही सेंटेंस में डाल दी है। ओके, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। और ये जो आप लोग उसको विलिंगनेस बता रहे हो, वो काहे के लिए बता रहे हो? उसका असेंट लेने के लिए। सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो सिंपल अगर तरीके से बताओ, जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस बताएगा, ओके, और विलिंगनेस किस चीज की बताएगा? कुछ करने की या कुछ करने से रोकने की, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। हाँ, ये सब काय के लिए कर रहा है वो? विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, सामने वाले का असेंट लेने के लिए। तो इसको क्या बोला जाएगा बताना है? प्रपोजल बोला जाएगा, या ऑफर भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, अब इस डेफिनेशन को अगर हम लोग एनालाइज करें तो उसने देखो वैसे स्प्लिट अप किया है। The person making proposal or offer is called as promiser or offerer। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि the person who is making the offer is called as what? Offerer, है ना। और जिस बंदे को ऑफर किया, offer is made is called as what? Offeree। The person to whom offer is made is called as offeree। मतलब जिसको ऑफर दिया वो क्या बन जाता है? ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज प्रोमिसी और एक्सेप्टर, है ना। जो बंदा एक्सेप्ट कर लेवे तो उसको हम लोग बाद में क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलने लग जाते हैं, या प्रोमिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यूर डेफिनेशन का पहला पॉइंट कि भाई पार्टीज कौन कौन होती है, ये हमने यहां पे देख लिया। सेकेंडली, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब क्या हो गया बताना? जो भी पार्टी वैलिड ऑफर कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी विलिंगनेस बतानी पड़ेगी। आप अगर कार के शोरूम के वहां जाके सिर्फ खड़े हो जाओ, दिल के दिल में आपकी बात है कि आपको कार परचेस करनी है, बट अगर आपकी विलिंगनेस आप अगर वहां पे एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो क्या ऑफर बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। ओके, तो अगर आपको ऑफर करना होगा तो पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। तो पार्टी को अपनी विलिंगनेस बतानी पड़ेगी। काहे की विलिंगनेस? टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने की या ना करने की आपको वहां पे विलिंगनेस बतानी पड़ेगी। ओके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। mere expression of willingness does not constitute an offer। मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ आपका एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कर दोगे तो वो क्या नहीं बनने वाला है बताना? ऑफर नहीं बनेगा। ओके, लेकिन आप जो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कर रहे हो वो अगर सामने वाले का असेंट लेने के हिसाब से करोगे तो जाके वो वैलिड ऑफर बनेगा। याद करो अपना वो लेक्चर। ठीक है, तो मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। आपने विलिंगनेस भी ऐसे शो करनी है ताकि आप सामने वाले का क्या ले सको? असेंट ले सको। ओके, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया क्या है बताना? वेयर ए टेल्स बी दैट he desires to marry by the end of 2017। ए बी को बोलता है कि वो शादी करना चाहता है, कब तक बताना? एंड ऑफ 2017। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। ये ऑफर नहीं बनेगा। देखो, यहां इस बंदे ने अपनी विलिंगनेस तो बताई है। उसकी विलिंगनेस क्या है? शादी करना। कब तक? 2017 के एंड तक। ठीक है, लेकिन ये ऑफर नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसके आगे क्या लिखा है? देयरफॉर to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of that other person। मतलब अगर आप सामने वाले का असेंट लेने के हिसाब से अगर क्या करते हो? अपनी विलिंगनेस बताते हो तो जाके वो वैलिड ऑफर बन सकता है। तो यहां ये पॉइंट में लिखा तो ऐसा गया है कि इट मस्ट एक्सप्रेस विलिंगनेस, बट मैं तो बोलूंगा सिर्फ विलिंगनेस से भी आपका क्या नहीं बन सकता है? ऑफर नहीं बन सकता है। विलिंगनेस भी ऐसे शो करो जिससे सामने वाले का असेंट मिल जाए। तो देखो वहां पे उसने आगे क्या बोला? If in the above example, if further adds
विल यू मैरी मी, मतलब तुम मुझसे शादी करोगी, ये अगर उसके अंदर डाल दे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑफर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, आपने आपकी विलिंगनेस तो डेफिनेटली बताई है, लेकिन सामने वाली का असेंट लेने के लिए आपने बताई है, तो इन दैट केस दैट विल बी बिकमिंग व्हाट योर ऑफर, तब जाके आपका ऑफर बनेगा। क्लियर हो गई बात? ओके। फिर यहां पे थर्ड पॉइंट क्या दिया है बताना, ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही थी क्या, हम सामने वाले को विलिंगनेस बता रहे हैं काय के लिए, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, है ना। तो डूइंग इज पॉजिटिव एक्ट, कुछ करना ये पॉजिटिव एक्ट होगा, और नॉट डूइंग क्या हो जाएगा बताना, नेगेटिव एक्ट हो जाएगा। एब्सटिनेंस नेगेटिव एक्ट हो जाता है। ओके, लेकिन ये दोनों भी क्या बनाएगा बताना, आपका एक ऑफर ही बनाएगा। अब हम लोग देखो, मैंने मेरे मन के एग्जांपल पहले दे दिए वीडियोस में, अब हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ इंस्टीट्यूट के मटेरियल के एग्जांपल्स पे। ओके, जैसे ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 lakhs, इट इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। तो ये पॉजिटिव एक्ट का एग्जाम्पल हो गया। ए ने ऑफर किया बी को कि भाई तू मेरी कार लेगा क्या, तो ये तो सीधा सीधा बात हो गई, कुछ करने की, है ना, तो ये पॉजिटिव एक्ट हो जाएगा। लेकिन ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी, ऑन द अदर हैंड व्हेन ए आस्क्ड बी, मतलब ए ने पूछा बी को, आफ्टर हिज कार मीट्स विथ एन एक्सीडेंट विथ बी स्कूटर, मतलब बी की स्कूटर थी, उसकी स्कूटर को ए की कार ने ठोका। बात समझ में आ गई? और अब ए बी को क्या बोलता है, नॉट टू गो टू द कोर्ट, मतलब तू कोर्ट में मत जा, एंड ही विल पे द रिपेयर चार्जेस टू बी, मतलब तू कोर्ट में मत जा, फिर मैं तेरे को तेरे रिपेयर चार्जेस दे दूंगा, लगा तो कुछ डैमेज हुआ है तो मैं वो भी भर के दे दूंगा। ओके, लेकिन तू क्या मत करना, कोर्ट में मत जाना। तो ये जो ऑफर हुआ ये नॉट डूइंग का हुआ, कुछ ना करने के लिए आप पैसे देने वाले हो, इस टाइप का ये क्या हो जाता है, ऑफर बन जाता है। ओके, तो बोलने का मतलब क्या बन रहा है बच्चों, कि आपका जो ऑफर होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज इट कैन बी व्हाट, नेगेटिव। ये दोनों वे से आपका हो सकता है। ओके, तो ये आपने यहां तक अभी तक क्या देख लिया, 3 पॉइंट्स यहां पे देख के रख लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है बताना, willingness must be expressed with a view to obtain the assent of that other party to whom the offer is made। मतलब क्या हो गया, आप विलिंगनेस भी ऐसे बताओ जिससे आपको सामने वाले का क्या मिल पाए बताना, असेंट मिल पाए, आप सामने वाले का असेंट ले पाओ, एक्सेप्टेंस ले पाओ, ऐसे आपने क्या करना है बताना, आपकी विलिंगनेस वहां पे इंडिकेट करनी होगी। ओके, तो ये 4 पॉइंट निकले हैं आपकी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, हमने तो इस पे पूरा एक लेक्चर बनाया था जो हम लोग ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 मिनट में ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते। नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर, काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर कैसे कैसे हो सकते हैं, हाउ इट इज मेड, ऑफर कैसे कैसे किया जा सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर कब रहेगा, देखो भाई, एक्सप्रेस अब जब भी लॉ में आए तो समझ के चलना, वर्ड स्पोकन और रिटन, मतलब जब आप ऑफर कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपके वर्ड स्पोकन और रिटन रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस ऑफर। और इंप्लाइड ऑफर कब बन जाएगा बताना, जब वर्ड स्पोकन और रिटन नहीं रहेंगे। जैसे कुली आ जाता है, सीधे बैग उठाता है, ओके, तो उसने ऑफर किया, लेकिन वो ऑफर कैसे हुआ, इंप्लाइड ऑफर हुआ। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, और देखो कुछ बच्चे जैसे सागर मुड़े हो गया, उसने मेरे को तब भी सवाल पूछा था क्या, कि सर वैसे देखा जाए तो क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर ये तो आते ही है, लेकिन वो अपने आप में जनरल और स्पेसिफिक भी है। तो मैंने उसको तब भी बताया था कि मेनली अगर देखा जाए तो काइंड्स ऑफ ऑफर 2 ही टाइप के होते हैं। कौन सा, एक जनरल ऑफर होता है और एक स्पेसिफिक होता है। क्रॉस और काउंटर कहीं ना कहीं उसी के अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर लिखने की बारी आई तो डेफिनेटली आप लोग क्या लिखने वाले हो, वो पूरे के पूरे ऑफर्स के टाइप आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। चलो ऊपर ऊपर से ये देखो, ये बॉल्स यहाँ पे देके रखे हुए 5 बॉल्स दिए, 5 पॉइंट्स के 5 बॉल्स है। तो हम फटाफट क्या करते बच्चों, एक एक को ऐसे ही याद करने की कोशिश करते, बाद में नीचे देखेंगे। बताओ जनरल ऑफर क्या होता है, बताओ। जब पब्लिक एट लार्ज को आपने ऑफर किया तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल ऑफर। कोई भी आके उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। वेरी गुड। फिर उसके बाद में क्या था बताना, स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर भी इसको बोलते हैं। क्या होता है ये, जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया, दैट बिकम्स व्हाट, स्पेसिफिक ऑफर। और ये एक्सेप्ट कौन कर पाएगा, वही पर्टिकुलर बंदा। ठीक है, फिर ये क्या था बताना, काउंटर ऑफर। बोलो काउंटर ऑफर क्या होता है, आपने किसी को ऑफर दिया और उस सामने वाले बंदे ने आपके ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर डाले, तो वो क्या बन जाएगा, आपका काउंटर ऑफर बनने लग जाएगा। ओके,
फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्रॉस ऑफर। अब ये क्रॉस ऑफर क्या होता है, दो पार्टीज ने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दे दिए इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। दोनों को नहीं पता था कि सामने वाला भी अपने को वही ऑफर दे रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो बताना, क्रॉस ऑफर बोलोगे। और जब भी क्रॉस ऑफर होता है तो वहां पे कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ये सब चीजें याद होगी आपको। फिर स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है ये स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब बोला था एक ऑफर जो ओपन तो है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही ओपन रहेगा, और वो टाइम इलैप्स हो गया तो आपका ऑफर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे ऑफर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग ऑफर। आई होप आपको सबको याद आया होगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। ठीक है, तो चलो अब हम लोग और नीचे नीचे आते हैं। चलो देखो, सबसे पहला कौन सा है बताना, जनरल ऑफर। ठीक है, अब देखो एक बात बता दूं, कई लोगों को लगता है कि सर मॉड्यूल की ही लैंग्वेज यूज करनी है क्या। पाथ ने मेरे को पूछा था ये सवाल, मैं जैसे आपको पहले बताया था। तो देखो मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज करोगे तो दैट विल बी ऑलवेज बेटर। अब वो आप लोग जो मैंने नोट्स में आपको लिखा है वो पढ़ के आप ये मॉड्यूल का पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ अलग मिलेगा या कुछ डिफिकल्ट सा लगेगा, बट फिर भी आप ध्यान रखना हमेशा आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी है। लेकिन सपोज अब देखो इसमें 4-5 पॉइंट निकलते हैं, तो कभी कभी ऐसे पॉइंट्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में। तो यहां पे अगर देखोगे तो जनरल ऑफर के नीचे इतनी सारी बातें लेके रखी हुई है, तो क्या आप इतना लिखते बैठोगे, जवाब है जी नहीं। जिस पर्टिकुलर देखो जनरल ऑफर लिख दिया, और जनरल ऑफर एग्जैक्ट क्या होता है उतना आपने उसके सामने लिख दिया, तो आपका काम खत्म हो गया। काम खत्म होने का मतलब आपने आपका काम खत्म कर दिया है अच्छे से, और आपको उतने के मार्क मिल जाएंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि आप इतना सब कुछ लिखते बैठो। अच्छा, पार्थ ने ये एक सवाल मेरे को और पूछा था कि सर ये ऐसे जो केस लॉज वगैरह होते हैं ये लिख दिया तो अच्छा है क्या। देखो अपने पास में एक स्टूडेंट था, तो मैं एक बात बताता हूं बच्चों, उसका लॉ का पेपर सचमुच में बहुत अच्छा होता था। वो बंदा हमेशा क्या करता था, ये जो ऐसे केस लॉज होते हैं ना ये वो लिख के आता था। और एक बात बताऊं मैं आपको, जनरल जो पब्लिक होती है, आपको जितने बच्चे देखने को मिलेंगे तो उनको बस यही बताया जाता है कि यार ये जो केस स्टडीज वगैरह होती है ये ना भी लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, कोई दिक्कत नहीं है आप ना भी लिखो तो, बट अगर आप ये ऐसी चीजें लिख देते हो, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में भी कभी कभार ये सब चीजें छप के आ जाती है। ओके, नहीं लिखोगे तो मार्क कोई नहीं कटेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये चीजें याद होती है और आपने ये ऐसे केस स्टडीज के नाम वगैरह वहां पे कोट कर दिए, तो पकड़ के चलो आपका इंप्रेशन सचमुच में बहुत अलग दिखेगा आपके पेपर का। ओके, योर पेपर विल लुक लाइक अ प्रोफेशनल पेपर, एक प्रोफेशनल पेपर आपका दिखने लगेगा। तो ट्राई करो भाई, पढ़ना है, पढ़ रहे हो तो एकदम अच्छे से पढ़ो। ओके, तो ट्राई करना हर चीज आपकी अच्छे से वहां पे आने लग जाए। तो देखो अगर ये एग्जाम वगैरह में कभी आए, मेरे टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं डेफिनेटली, लेकिन अगर एग्जाम्स वगैरह में आया तो आप लोग कहां तक लिखोगे, कितना लिखोगे, ये जनरल ऑफर का जो नॉर्मल मीनिंग होता है उतना भी आपका आ गया तो बात आपकी खत्म हो जाती है। ओके, चलो देखो क्या बोला है, जनरल ऑफर, इट इज एन ऑफर मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज, यही बोला अपन ने। हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। ओके, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, और जो भी डिजायर्ड एक्ट है वो कर सकता है। उसके रेफरेंस में उसने केस लॉ कौन सा दिया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। आई होप आपको याद होगा। In terms of section 8, anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer. जो बंदे ने ऑफर की कंडीशन फुलफिल कर दी है ना, जो कंडीशन होती है ऑफर के साथ में वो अगर फुलफिल कर दी तो मान लिया जाएगा कि बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर को। ओके, until the general offer is retracted, retracted का मतलब वापिस निकाल लेना। तो जब तक जनरल ऑफर रिट्रैक्ट नहीं किया जाता, वापिस नहीं निकाला जाता, विड्रॉ नहीं किया जाता, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम। इसको कोई भी बंदा कभी भी जाके क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, एज इट इज व्हाट, कंटिन्यूइंग ऑफर, क्योंकि ये तब तक क्या होता है, कंटिन्यूइंग ऑफर होता है। ओके, अब यहां पे ये केस लॉ दिया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ओके, चलो फटाफट मैं आपको याद दिला देता हूं कि इसमें हुआ क्या था। कुछ नहीं भाई, ये कार्बोलिक स्मोक बॉल नाम की कंपनी थी, इसने एडवर्टाइज किया था इन सेवरल न्यूज़पेपर, क्या कि भाई आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा कितना, £100 का। ठीक है, किसको दिया जाएगा, टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा, जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ आफ्टर यूजिंग स्मोक बॉल्स। स्मोक बॉल यूज करने के बाद भी अगर किसको इन्फ्लुएंजा हुआ तो फिर उसको £100 मिलेंगे। ओके, प्रोड्यूस बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन। लेकिन वो जो आपको यूज करना है वो कैसे करना है, प्रिंटेड डायरेक्शन के हिसाब से।
वन लेडी, एक लेडी थी जिसका नाम क्या था बताना, कार्लिन। यूज द स्मोक बॉल एज पर द डायरेक्शंस, जैसे डायरेक्शंस दिए थे वैसे उसने स्मोक बॉल्स यूज भी किए। ओके, इवन देन शी सफर्ड, ये सफर्ड है, ये गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, फिर भी उसको क्या हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है। हेल्ड शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। ओके, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि शी कुड रिकवर द अमाउंट, वो अमाउंट रिकवर कर सकती है एज बाय यूजिंग स्मोक बॉल शी एक्सेप्टेड द ऑफर, क्योंकि वो जो डायरेक्शन दी थी उस डायरेक्शन के हिसाब से उसने क्या किया था, यूज किया था किसको, उस पर्टिकुलर स्मोक बॉल्स को, तो अकॉर्डिंगली शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। और तुमको तो अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा, देखो ये जब मैंने पढ़ाया था तब मैं तुमको फिर भी इतना जोरों शोरों से बोल नहीं पा रहा था कि एक्सेप्टेंस इज लाइक अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेप्टेंस कितना खतरनाक होता है बॉस। एक्सेप्टेंस यहां पे दे दिया तो फिर क्या हो गया, ऑफर तो ओपन था, उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी थी और बंदी ने क्या कर दी, बंदी ने वो स्मोक बॉल यूज करी और उसके स्मोक बॉल यूज करने से उसी वक्त उसका एक्सेप्टेंस हो गया। और भाई एक्सेप्टेंस हो जाता है तो तुमको भी पता है कि यहां पे आपका क्या बन जाएगा, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना तो उसको तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या दिया बताना, ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। ठीक है, अब ये ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता का क्या केस लॉ था। गौरी दत्ता सेंट हिज सर्वेंट एल, ललमन को उसने भेजा टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, है ना, उसका नेफ्यू मिस हो गया था। ही देन अनाउंस्ड दैट एनीबडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू सर्टेन रिवॉर्ड, जो भी बंदा उसके इस पर्टिकुलर नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। एल ट्रेस द बॉय, एल मतलब ललमन, उसने ट्रेस कर लिया बॉय को इन इग्नोरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट, मतलब उसने ढूंढा तो सही बट उसको अनाउंसमेंट नहीं पता था। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू द नो ऑफ द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट, जब उसको बाद में पता चला कि भाई इस पे तो रिवॉर्ड था तो उसने क्या किया, क्लेम किया। गया वो अपने साहब के पास और बोला साहब मेरे को इनाम दो। हो गए, क्या हेल्ड हुआ कोर्ट में, हेल्ड ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड, कोर्ट ने बोल दिया भाई तेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, एज ही डिड नॉट नो दी ऑफर। अब क्योंकि अब आपको आगे की भी चीजें पता है तो मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि भाई तुमको पता है ना, अगर सामने वाले को ऑफर का पता ही ना हो, इफ यू डोंट नो अबाउट द ऑफर हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट, जब आपको ऑफर का नॉलेज ही नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं दिया जा सकता। ये हमने एक्सेप्टेंस के भी रूल में देखा था, अगर आपको याद हो तो। ओके, तो जब तक आपको ऑफर का नॉलेज नहीं है आप उसका एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकते। तो ये ललमन ने भी क्या किया था, वो परफॉर्मेंस जब करी थी तो उसको उस टाइम को उस ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता था, तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ बताना, कोर्ट ने जजमेंट किसके फेवर में दे दिया, गौरी दत्त के फेवर में कोर्ट ने केस दे दिया। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या बताना, स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर। हाँ, ये क्या होता है, व्हेन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन, असर्टेन बोले तो कोई तो भी आपका जो मतलब स्पेसिफाइड पर्सन होगा उसको ही आपने क्या किया है, ऑफर किया है, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड, तो जिसको ऑफर दिया बस वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। बोल्टन वर्सेस जोन्स का वहां पे नाम रेफर करा के दिया है, केस लॉ हमको दिया ही नहीं था। ओके, ये बाद में भी आता है हमको। ए ऑफर्स टू सेल his car to B at a certain cost, this is a specific offer। मतलब क्या हुआ, A अगर क्या करता है बताना, B को अपनी कार बेचना चाहता है तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्पेसिफिक ऑफर बन जाएगा। ठीक है, आगे ये बोल्टन वर्सेस जोन्स का आपको पता है, केस लो आपको आगे मिल जाएगा। फिर क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर क्या होता है बताना, when two parties exchange identical offers, देखो जब आप लिखोगे अगर मान लो एग्जाम में तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, when two parties exchange identical offers, तो मतलब दो पार्टी अपने ऑफर, आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम ऑफर्स, है ना, सेम ऑफर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे, इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, इन इग्नोरेंस मतलब दोनों को नहीं पता कि दोनों भी सेम ऑफर को क्या कर रहे बताना, एक दूसरे को दे रहे। द ऑफर्स आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर, तो ऐसे ऑफर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर। ठीक है, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहां जब क्रॉस ऑफर होता है तो कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकलता इन सच अ केस, बिकॉज ऑफर मेड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर्स ऑफर। मतलब क्या हुआ, अगर एक ने ऑफर दिया और सामने वाले ने भी सेम ऑफर दिया
तो हमारे ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है सामने वाले के ऑफर को। दैट्स व्हाई देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये जैसे 2 लाख में कार बेचेगा क्या, और इसने बोला मैं परचेस करना चाहता हूं, तो दोनों का क्रॉस ऑफर हो जाता है, तो यहां पे कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह आपको अच्छे से याद होगा तो इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। काउंटर ऑफर, when the offeree offers to a qualified acceptance, qualified का मतलब होता है कंडीशनल। ओके, अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हो ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऑफरी का मतलब क्या होता है, जिस बंदे को आपने ऑफर दिया, ओके, ऑफर्स टू अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मतलब जिसको आपने ऑफर दिया वो वापस से ऑफर कर रहा है, ऑफर ही ऑफर्स। ओके, जिसको हमने ऑफर दिया वो वापस ऑफर कर रहा है, काय के लिए, टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस तो दे रहा है लेकिन क्वालिफाइड दे रहा है, मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। मतलब जो ओरिजिनल ऑफर था उसमें वो वेरिएशन करके क्या दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है। ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर, तब बोला जाएगा कि उसने क्या कर दिया, काउंटर ऑफर दे दिया। ओके, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जब भी सामने वाला काउंटर ऑफर देता है तो इसका मतलब वो रिजेक्शन हो जाता है। किसका रिजेक्शन होता है, आपके ओरिजिनल ऑफर का, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसको और क्या बोल सकते बताना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन आपको एक्सेप्टेंस के अब आगे के रूल भी पता है, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस कभी नहीं माना जाता। हाँ, लेकिन अगर ऑफर देने वाले को कोई तकलीफ नहीं हो इस कंडीशनल एक्सेप्टेंस से तो बात अलग है। ठीक है, अब जैसे ए ऑफर्स टू सेल प्लॉट टू बी फॉर 10 लाख, मतलब ए ने बोला बी को कि भाई मैं मेरा प्लॉट 10 लाख में बेचना चाहता हूं। बी अग्रीज टू बाई इट फॉर 8 लाख। ओके, अब ये बी ने यहां पे इसको क्या कर दिया, 8 लाख में परचेस करने की बात करी, तो बी ने इसको काउंटर ऑफर कर दिया। ओके, तो इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। इट मे रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ऑफ ए। तो जैसे ये 8 लाख में परचेस करे, मतलब सेल करेगा क्या, ऐसा ऑफर देता है, तो इसका ये जो ओरिजिनल ऑफर था 10 लाख का वो इधर खत्म हो जाता है। ओके, हाँ, अब नया ऑफर बचा 8 लाख का, तो इन शॉर्ट इसने एक्सेप्टेंस तो दिया लेकिन कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया। तो प्योरली अगर एक्सेप्टेंस के रूल लगाए जाए तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस विल नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस, उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानते। ओके, हाँ, लेकिन अगर अब सामने वाला मतलब ये ए राजी हो जाए तो फिर आप कुछ कर सकते हो क्या बताना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। इट मे रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। ओके, तो मतलब क्या हो गया बताना, इससे टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ऑफ ए होगा। एनी इफ later on B agrees to buy the plot for 10 lakh, A may refuse it. Okay, तो कल चल के B एग्री हुआ तो फिर ये वापस से क्या कर सकता है, उसको रिफ्यूज भी कर सकता है। मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है, देखो पहले A ने B को 10 लाख का ऑफर दिया, B ने बोला मैं 8 लाख में परचेस करना चाहता हूं, A ने बोला भाग मैं नहीं देता। ओके, अच्छा, फिर B डर गया, B बोलता है नहीं चल ठीक है 10 लाख, क्या ठीक है 10 लाख में दे देना। ओके, तो अब बताओ, अब बाद में अगर बी ने एक्सेप्टेंस इसी अमाउंट के लिए दिया तो क्या ए को वो प्लॉट बेचना ही पड़ेगा, क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनी जाएगा, या ए रिफ्यूज भी कर सकता है? तो बात आएंगी ए कैन रिफ्यूज इट। ओके, मैंने ही आपको सिखाया कि एज गुड एज सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दिया तो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लिया था ए ने जो ऑफर दिया था 10 लाख का, तो बी ने क्या कुटाना कर दिया, 8 लाख का काउंटर ऑफर देके ये 10 लाख के ऑफर को उसने रिजेक्ट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ओके, फिर बाद में अगर ए बोले जा मैं सेल नहीं करता प्लॉट, और फिर बी बोलता है कि ठीक है भाई 10 लाख में सेल कर दे, और ए फिर भी अगर मना करे तो फिर बी वापस से इस पे स्यू नहीं कर सकता। बी ये नहीं बोल सकता कि तूने 10 लाख का ऑफर दिया था, अब मैं 10 लाख में रेडी हूं, 10 लाख में एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो यहां तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तुझे तेरा प्लॉट मुझे सेल करना ही पड़ेगा। ऐसा कंटेंशन कौन नहीं रख पाएगा, बी। क्यों नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसी वक्त क्या हो गया था, टर्मिनेशन ऑफ ऑफर ऑफ ए हो गया। तो ए का जो ऑफर था 10 लाख का वो तो खत्म हो गया। फिर तुम अगर खत्म हो जाए तो क्या उसको एक्सेप्टेंस दे पाओगे क्या? जवाब है नहीं दे पाओगे। बात समझ में आ गई आपको? तो अकॉर्डिंगली ये काउंटर ऑफर इतना भयंकर होता है। ठीक है, फिर नीचे हमने देखा था स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। अब ये क्या होता है बताना, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। मतलब कोई ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ओपन होगा, उसी वक्त तक अगर एक्सेप्ट करना किसको कोई चाहता हो तो उसी वक्त तक अगर एक्सेप्ट कर सकता हो तो ऐसे ऑफर को आप लोग क्या बोलेंगे बताना, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट टाइप्स ऑफ ऑफर। तो ये हमने 5 टाइप्स ऑफ ऑफर देख लिए, इफ यू नो दैट, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते, हम लोग देखो रुके ही नहीं थे, थके ही नहीं थे, हम तो आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ के हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर बनाने के लिए कौन कौन से इसेंशियल्स लगते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहला था इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ओके, ऑफर कैसा होना चाहिए बॉस, ऑफर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन का होना चाहिए। ओके, तो अगर कोई ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव लीगल कंसिक्वेंसेस, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड ऑफर इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आपका जो ऑफर होगा उसमें इंटेंशन नहीं है टू गिव राइज टू लीगल कंसिक्वेंसेस, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए, ये अगर आपका इंटेंशन ना हो तो आपका कभी भी वैलिड ऑफर नहीं बन सकता इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, लेकिन आगे क्या दिया है, a social invitation even if it is accepted does not create legal relationship because it is not so intended। social relationship पता है ना आपको, आप अगर पास हो गए तो आप मेरे को रामा इंटरनेशनल में पार्टी दोगे, या फिर वो बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस लॉ मैंने आपको बोला, हस्बैंड ने वाइफ को बोला था कि भाई तू तेरे को मैं इतना 5,000 पर मंथ तेरे को देता जाऊंगा। ओके, तो ये सब जो भी चीजें हैं तो मुझे बताना ये क्या हो गया, बताना डोमेस्टिक या सोशल इन्विटेशन हो गया। ओके, तो ये कभी भी इंटेंशन इनका नहीं होता है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ के हम लोगों ने देखा था इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। ओके, जब आप ऑफर दोगे तो वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके अपना घिसा बेटा, ए ऑफर्स टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। आप जाके बोलते हो भाई मेरे को 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल दो, लेकिन कौन सी वैरायटी का ऑयल चाहिए ये तो बताना पड़ेगा ना बॉस। ओके, नहीं तो फिर ये क्या बन जाएगा, डेफिनेट, सर्टेन एंड नॉट वेग, ये नहीं हो सकता, ये तो वेग बन जाएगा आपका टोटल ऑफर। तो ऑफर कैसा होना चाहिए, सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने देख लिए। उसके बाद इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, है ना। अगर आप कोई ऑफर कर रहे हो तो वो सामने वाले को कम्युनिकेट होना चाहिए, सामने वाले को उसका नॉलेज होना चाहिए, तो जाके वो ऑफर बनता है। बात समझ में आ गई। तो जैसे बोला है, एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। ओके, तो सीधी सी बात है ना, अगर आपने आपका ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट किया ही नहीं तो सामने वाला उसका एक्सेप्टेंस कर ही नहीं पाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, तो जब तक आपका अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, फिर और क्या लाइन दी है, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, मतलब आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, मतलब आपको ऑफर पता ही नहीं है फिर भी एक्सेप्टेंस दे रहे हो, इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर के ऊपर कोई राइट नहीं आएंगे। मतलब आपको ऑफर का नॉलेज नहीं है और आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये केस आपको पता है, ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, आई होप सबको याद आ रहा होगा। तो हमने 3 इसेंशियल देख लिए वैलिड ऑफर के। सबसे पहला कौन सा देखा है बताना, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ व्हाट, क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। फिर उसके बाद में क्या देखा, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, ये बात देख ली। फिर बाद में क्या देखा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, जो ऑफरी होगा उसको आपने ये कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, है ना। ये तो अब आपको पता ही होगा, आप सिर्फ जाके बोलोगे आई वांटेड टू मैरी टिल द एंड ऑफ 2020, 2020 के एंड तक मेरे को शादी करनी है, बोल के जमेगा क्या, नहीं जमेगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा, विल यू मैरी मी। ओके, ये जब लाइन लगा दोगे तो फिर आपका क्या दिख के आएगा कि आप सामने वाले का असेंट लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप लोग पहले भी बहुत बार देख चुके हो। फिर इसके बाद में क्या बोला, इट मे बी कंडीशनल। ओके, एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफरर, है ना। अब एक बात ध्यान में रखना, ऑफर आपका कंडीशनल हो सकता है। ओके, हमेशा याद रखना, ऑफर आपका कंडीशनल हो सकता है, लेकिन अगर सामने वाला एक्सेप्टेंस दे तो एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब एक बच्चे ने एक बहुत ही अच्छी क्वेरी पूछी थी मेरे को, ऋतिक तिब्रेवाल ने। उसकी क्वेरी क्या थी, वो बच्चा पूछता है कि बोले सर आपने बोला कि ये ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है, तो एक्सेप्टेंस भी कंडीशनल होना चाहिए, है ना। अब वो बच्चे की क्वेरी आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका जवाब क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं किसी को ऑफर दूं और वो ऑफर कंडीशनल भी हो, तो वो तो बेटा सामने वाले ऑफर ही पे डिपेंड करता है ना कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। उसको मेरा ऑफर पसंद आया, ही विल एक्सेप्ट इट, नहीं पसंद आया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। ओके, लॉ ने इसके लिए बोला है कि ऑफर आपका कंडीशनल हो सकता है। ओके, लेकिन उसने बोला कि सर जैसे ऑफर कंडीशनल है तो एक्सेप्टेंस भी कंडीशनल होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, अगर सामने वाला कंडीशनल एक्सेप्टेंस आपको देने लग जाए तो उससे कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। अगर उसको भी वैलिड एक्सेप्टेंस मान लेते तो कितने बड़े बड़े ब्लंडर होते। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि यार तुम मेरी कार परचेस करोगे क्या 10 लाख में, ठीक है। आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, हाँ मैं परचेस करूंगा लेकिन 8 लाख में। ओके, तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो तो कंडीशनल हुआ। कैसे कंडीशनल हुआ, क्योंकि मैं 10 लाख का ऑफर कर रहा हूं लेकिन आपने 8 लाख में परचेस करूंगा बोला, तो ये तो काउंटर ऑफर हुआ डेफिनेटली। लेकिन ये साथ में काउंटर ऑफर इज ऑल्सो कंडीशनल एक्सेप्टेंस। आपका एक्सेप्टेंस कंडीशनल है। अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाता तो मैं यहां से बोल रहा हूं 10 लाख में कार लेगो क्या, और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो हाँ मैं लूंगा लेकिन 8 लाख में लूंगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस को अगर मैं वैलिड बोल देता तो फिर क्या होता था बताना। जैसे मेरा ऑफर हुआ, आपने एक्सेप्टेंस दिया और उसको अगर मैं वैलिड मान भी लेता तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिला के यहां पे आपका क्या बन जाता था बताना, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। और कॉन्ट्रैक्ट तो आपको भी पता है बाइंडिंग होता है। तो मतलब मैं बेचारा 10 लाख में बेचना चाहता था और वो 8 लाख में कार लेके चला जाएगा। तो इसके लिए लॉ ने बोला है कि एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं जमेगा। एक्सेप्टेंस देना होगा तो आपको एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, उसमें कोई कंडीशनल नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैं अगर ऑफर की बात करूं तो ऑफर में भी कंडीशनल, जरूरी नहीं है हर बार उसमें कंडीशन होगी, हाँ लेकिन ये कंडीशनल हो सकता है। ठीक है, देखो, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है बताना, टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर हो सकती है। एग्जाम्पल, ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस। ओके, ऑफरर ने बोला कि भाई पेमेंट करनी है तो आरटीजीएस में करो या एनईएफटी में ही करना। ओके, द ऑफर विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो अगर ऑफर ही को एक्सेप्ट करना है तो उसको पेमेंट आरटीजीएस या एनईएफटी में ही करना है, नहीं तो फिर क्या होगा बताना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। तो बोलने का मतलब क्या हो गया, ऑफर आपका कैसा हो सकता है बताना, कंडीशनल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो मैंने आपको बोला था आपके ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस से आपका एक्सेप्टेंस मान लिया जाए, जिसके नॉन कंप्लायंस से आपका एक्सेप्टेंस मान लिया जाए, ऐसा कोई टर्म नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको सलमान ऐश्वर्या का एग्जांपल दिया था। सलमान ने ऐश्वर्या को प्रपोज जब किया था तो उसने क्या किया था बच्चों, एक ऐसे ही ऑफर दे दिया। क्या, पहले तो पूछा भाई शादी करेगी क्या, जवाब हाँ होगा तो डेफिनेटली वो बारात लेके आएगा, और अगर ना भी बोलेगी तो मैं 24 घंटे के अंदर क्या करूंगा, बारात लेके आ जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वो बात हो गई, चित भी मेरा पट भी मेरा। ओके, तो मतलब क्या होता है कि इसके ऑफर में ऐसा टर्म था कि जिसका नॉन कंप्लायंस भी हुआ तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो कभी भी आपका ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, दस वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड, मतलब कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि एक्सेप्टेंस तुमने अगर कम्युनिकेट नहीं किया बाय अ सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट एक्सेप्टेड। तो मैं मान लूंगा कि ऑफर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ओके, जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है, ए प्रपोजेस बी टू परचेज इज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर ₹5,000। ए ने प्रपोज किया बी को कि भाई तू क्या कर, मेरा एंड्रॉइड मोबाइल परचेस कर ले 5,000 में। एंड इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक, मतलब वो एक हफ्ते भर में रिप्लाई नहीं देगा, इट वुड बी अज्यूम दैट बी हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो मैं ऐसा मान लूंगा कि तूने ये मेरा जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया। ओके, दिस वुड नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इससे कभी भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ये हमेशा चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, ओके,
तो ये क्या पॉइंट होता है बताना, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो ये उसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात सबको? ओके, आगे। द ऑफर में बी इधर स्पेसिफिक और जनरल। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, स्पेसिफिक या जनरल हो सकता है आपका ऑफर। स्पेसिफिक कब होगा, जब एक डेफिनेट पर्सन को किया। जनरल ऑफर कब हो सकता है बताना, जब आपने पब्लिक एट लार्ज को किया। ओके, आगे। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैजुअल इक्विटी या प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट। मतलब क्या हुआ, ऑफर मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मतलब किसने अपना इंटेंशन बताया तो उसको ऑफर नहीं बोलते। दूसरा, उससे ऑफर अलग होता है। दूसरा, एन इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर से भी क्या होता है बताना, आपका ऑफर अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सामने वाला सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट कर रहा है तो ये भी आपका ऑफर नहीं होगा। ओके, कैजुअल इक्विटी, ये नॉर्मली जो आपके जो प्रोस्पेक्टस वगैरह होते हैं उसके जैसी चीज है। कैजुअल इक्विटी वगैरह है तो वो भी आपका क्या नहीं बनने वाला है, ऑफर नहीं बनेगा। प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट, ये भी आपके ऑफर नहीं बन सकते। ठीक है, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस। In case of an invitation to make an offer, the person making invitation does not make an offer. देखो, हम लोगों ने देखा था invitation to offer, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, invitation to offer में क्या होता है, जो बंदा invitation to make offer कर रहा है तो वो बंदा एक्चुअली ऑफर नहीं कर रहा, he does not make an offer, rather इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। मतलब वो सामने वाली पार्टी को इनवाइट करता है, बुलाता है ऑफर करने के लिए। ओके, हिज ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड आउट द इन्विटेशन दैट ही इज विलिंग टू डील विथ एनी पर्सन हु ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन इज रेडी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो सिर्फ उन लोगों को इन्विटेशन देता है जो इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, सब्जेक्ट टू फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपको कार बेचनी है और आपने लेट से होर्डिंग्स लगा दी, आपने बोला भाई जिसको कार परचेस करनी है आप मुझसे कांटेक्ट करो, तो ये ऑफर नहीं हुआ, ये इन्विटेशन टू ऑफर हुआ। कैसे इन्विटेशन टू ऑफर होगा भाई, अगर आपने वो कार परचेस करनी है, अगर आपको वो कार परचेस करनी होगी तो आप मुझे कॉल करोगे और इंफॉर्मेशन लोगे और आप बोलोगे सर क्या तुम तुम्हारी कार मुझे सेल करोगे। इन शॉर्ट, ऑफर तो तुम मुझको करोगे, बाय वे ऑफ मेकिंग कॉल आप लोग मुझे क्या करोगे बताना है, आप लोग ऑफर करोगे। फिर आपको कार बेचने की नहीं बेचनी ये मैं सोचूंगा, तो एक्सेप्टेंस देना कि नहीं देना ये मैं सोचूंगा। इन शॉर्ट, वो होर्डिंग किस चीज का काम कर रही है, होर्डिंग तो इनवाइट कर रही है बच्चों। किसको इनवाइट कर रही है, लोगों को इनवाइट कर रही है ना। इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, ये होता है आपका इन्विटेशन टू ऑफर। तो इन्विटेशन टू ऑफर में क्या किया जाता है बच्चा, सामने वाले लोगों को आप लोग बुलाते हो, इनवाइट करते हो। काय के लिए इनवाइट करते हो बताना, ऑफर करने के लिए इनवाइट करते हो। तो दिस इज नथिंग बट योर इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, जैसे एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर, है ना। फिर इट मियरली इनवाइट्स ऑफर बिड्स, बिड्स मतलब बोली। आपको अगर ऑक्शन की आपने एडवर्टीजमेंट डाली तो ये कोई ऑफर नहीं हुआ, बल्कि आप सामने वाले को बुला रहे हो ऑफर करने के लिए। ओके, सिमिलरली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये जब आप इंटर में जाओगे तब आपको समझेगा। प्रोस्पेक्टस तो आपको नॉर्मली समझता ही है। इशूड बाय अ कंपनी इज ओनली एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर। ओके, तो बोलने का मतलब है ये सब चीजें क्या है बताना ये इन्विटेशन टू ऑफर है। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, मतलब आप आपका इंटेंशन बता रहे हो तो ये भी ऑफर नहीं हुआ। अनाउंसमेंट कर रहे हो ये भी ऑफर नहीं है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हो तो वो भी क्या नहीं होगा बताना, आपका ऑफर नहीं होगा। अब ये केस देखो, हमने देख के रखे हुए थे हार्वे वर्सेस फेसी, याद है सबको, हार्वे वर्सेस फेसी। तो हार्वे वर्सेस फेसी में क्या हुआ था बच्चों, एक पर्टिकुलर बंदा था जिसको हम लोग बोलेंगे प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ यहां पे कौन है बताना, हार्वे वॉज द प्लेंटिफ। ओके, अब हार्वे ने क्या किया था याद है आपको, फेसी को मैसेज किया था 2 क्वेश्चन, या उसने टेलीग्राम किया था, पोस्ट से भेजे थे 2 क्वेश्चन। कौन से 2 क्वेश्चन, विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, वो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो मेरे को बेचेगा क्या। और दूसरा, टेलीग्राफ द लोवेस्ट कैश प्राइस, और इसकी लोवेस्ट कैश प्राइस क्या रहेंगी वो भी मेरे को टेलीग्राफ पे दे देना। ओके, अब डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे, फेसी। फेसी ने क्या किया था बच्चों, टेलीग्राम के थ्रू उसने रिप्लाई दिया, लोवेस्ट प्राइस
ऑफ द बम्पर हॉल पेन इज व्हाट, ये है पाउंड 900। तो उसने बोला भाई पाउंड 900 है। द प्लेंटिफ सेंट, प्लेंटिफ कौन, हार्वे ने क्या किया, दूसरा टेलीग्राम भेजा स्टेटिंग वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट 900। मतलब क्या हुआ, हार्वे ने दो क्वेश्चन पूछे थे कि तुम मुझको बम्पर हॉल पेन बेचोगे क्या, और दूसरा उसकी लोवेस्ट प्राइस क्या है। तो फेसी तुमको बोला था मैंने, बड़ा करामती था, इसने इसका जवाब नहीं दिया है ना, ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जो लोवेस्ट कैश प्राइस थी वो उसने जरूर बता दी। कितनी बता दी बताना, 900। अब 900 पाउंड बता दी। और फिर प्लेंटिफ ने माने हार्वे ने फटक से टेलीग्राम भेजा और क्या बोलता है, बोलो वी एग्री टू बाय द बम्पर हॉल पेन, मैं तुम्हारा बम्पर हॉल पेन परचेस करना चाहता हूं। However, the defendant refused to sell the property at the price। अब डिफेंडेंट कौन, फेसी ने बोला अरे भाई मैं तेरे को प्रॉपर्टी तो बेचना ही नहीं चाहता। ओके, तो हार्वे बोलता है ये क्या मजाक लगाई, मैंने तेरे को दो क्वेश्चन पूछे थे, ओके, और ये दो क्वेश्चन के आंसर में तूने इसकी प्राइस बताई थी, तो इसका मतलब तुझे मुझे बेचना था। तो डिफेंडेंट ने बोला तेरे पहले क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया ही नहीं है, तूने सिर्फ मेरे को कैश की प्राइस मतलब कैश प्राइस पूछी थी, मैंने उतना तुमको बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने तुमको एक्सेप्टेंस दिया। ओके, तो ये सब चीजें थी। तो वहां पे कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, द डिफेंडेंट रिप्लाइड ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन बाय कोटिंग द प्राइस बट डिड नॉट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को उसने आंसर नहीं किया था, बट रिजर्व देयर आंसर विद रिगार्ड टू देयर विलिंगनेस टू सेल। तो विलिंगनेस टू सेल है कि नहीं है, वो आंसर उसने रिजर्व किया। 10 दे मेड नो ऑफर एट ऑल, तो उन्होंने ऑफर किया ही नहीं था, तो वो एक्सेप्टेंस किस दम पे कर रहा था, ऐसे कोर्ट ने डिसाइड किया। देयर लॉर्डशिप मतलब कोर्ट held that mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract। इसमें कोई implied contract नहीं होगा to sell to the person who had acquired या inquired about the price। तो सिर्फ अगर कोई इंक्वायरी कर रहा है प्राइस की और हम उसको जवाब दे दे तो ये क्या नहीं बनने वाला है बताना, ये आपका कहीं ना कहीं ऑफर नहीं बनने वाला है। ओके, तो ये था हार्वे वर्सेस फेसी का केस लॉ, आपको याद होगा सब ये। अच्छा, फिर उसके बाद में ये एक और केस लॉ ऐसे बोला था मैंने छपरी सा, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना। ये भी कुछ नहीं, ओनर ने ये पूछा था कि भाई इसकी प्राइस क्या होगी, तो इसने बताया था कि ही विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन पाउंड 6000, तो वो पाउंड 6000 के नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने ऑफर किया है तो कोई उसका एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ओके, वैसे ही हैरिस वर्सेस निकरसन का एक केस हुआ था, याद है ना सबको। तो मैंने जैसे आपको बताया था, हैरिस एक नाम का बंदा था, तो उसने पेपर में एडवर्टीजमेंट देखी कि कोई ऑफिस फर्नीचर सेल करने वाला है, निकरसन सेल करने वाला था। तो अकॉर्डिंगली वो दूर से दूसरे किसी सिटी से कहां पे आ गया था, हैरिस कहां पे आया था बताना, उस निकरसन की सिटी में आया था जहां पे ऑक्शन होना था। बट जिस दिन वो वहां पे आया था उसी दिन वो ऑक्शन क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। तो बंदे ने बोला कि भाई मेरे को क्या होना चाहिए बताना, ये पूरा जो भी तुम्हारा फर्नीचर था वो तुमने मुझे सेल करना चाहिए। ये कौन बोलता है बताना, हैरिस। लेकिन कोर्ट ने क्या डिसीजन दी बच्चों, कोर्ट बोलती है कि बाबा देखो ये जो तुमने बात बोली है कि ये फर्नीचर तुमको मिलना किस बेसिस पे बोली है। तो बंदे ने बोला कि देखो तुमने ऑफर दिया था, मैं यहां पे आया तो मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो कोर्ट ने क्या बोला, वेट करो, वो एडवर्टीजमेंट थी, वो एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं क्या होती है, इन्विटेशन टू ऑफर हो गई थी, वो कोई आपके लिए ऑफर नहीं था। उन्होंने तो तुमको इन्वाइट किया था यहां पे और यहां आके तुमको ऑफर करना था। अगर तुम्हारी हाईएस्ट बिड लगती तो एक्सेप्टेंस तुमको मिलता था, बट ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो नहीं सकता। ओके, दैट वाज जस्ट योर व्हाट, वो सिर्फ तुम्हारी एडवर्टीजमेंट जो थी वो तुम्हारी इन्विटेशन टू ऑफर थी। ओके, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस भी या इम्प्लाइड भी हो सकता है। ओके, मतलब ये बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर वर्ड से स्पोकन और रिटन हुए तो वो एक्सप्रेस बन जाएगा, और कंडक्ट से हुआ तो क्या बन जाएगा बताना, इम्प्लाइड ऑफर बन जाएगा। क्लियर हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस होती है वो आपके क्या नहीं बनने वाली बताना, ऑफर नहीं बनेगी। ठीक है, आगे व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर। अब इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, ये तो आपको पता है। ऑफर अलग होता है और इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है। ओके, एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर बहुत डेफिनेट होता है रे बच्चों, जैसे मैंने आपको पूछा विल यू सेल योर कार टू मी, ये मेरा ऑफर हुआ,
तो आपको अगर सेल करना है तो आपने जैसे यस बोल दिया वैसे आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, मेरा ऑफर आपका एक्सेप्टेंस, उधर के उधर क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, ऑफर डेफिनेट होता है और कैपेबल भी होता है ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन को कॉन्ट्रैक्ट बनाने में भारी होता है कौन बताना, ऑफर। वेयर एज इन्विटेशन टू ऑफर इज ओनली सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर में आप क्या करते हो, सर्कुलेट करते हो इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफर, है ना। ऑफर कर सकते हो, ये हम लोग बस सर्कुलेट करते हैं। जैसे मेरे पास कोई कार है, मेरे को बेचनी है, मैंने होर्डिंग लगा दी, भाई कोई कार परचेस करना चाहता है तो आ जाओ, लेके चले जाओ। अब ये होर्डिंग जो लगाई है ये मैं सर्कुलेट कर रहा हूं। क्या सर्कुलेट कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं सर्कुलेट को। अब जो बंदा अगर मेरी कार परचेस करना चाहेगा तो वो खुद फोन उठाएगा, मेरे से कांटेक्ट करेगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, इन्विटेशन टू ऑफर हमेशा क्या होता है बताना, ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस, इंड्यूस मतलब सामने वाले को आप लोग बुलाना चाहते हो, ऑफर्स एंड प्रीसीड्स अ डेफिनेट ऑफर। मैंने आपको तब भी बताया इन्विटेशन टू ऑफर हमेशा डेफिनेट ऑफर के पहले आता है, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। प्रेसिडेंट बोलो तो पहले का एक्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये इतना पैराग्राफ के ये ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। घुमा फिरा के तो वो एक ही बात बार बार बोली जा रही है, लेकिन देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में आ भी जा चुका है, तो अकॉर्डिंगली तुमको सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। देखो एन ऑफर इज डेफिनेट कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जबकि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर होता है और ये अटेम्प्ट करता है टू इंड्यूस ऑफर। इंड्यूस मतलब क्या, ऑफर बुलाने का काम करता है, ठीक है। एंड प्रिसीड्स अ डेफिनेट ऑफर, और ये डेफिनेट ऑफर के पहले होगा। एंड इट इज प्रेसिडेंट टू मेकिंग ऑफर, ये ऑफर के पहले ही आता है। देखो घुमा फिरा के वही चीजें आ रही है। एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जैसे मैंने होर्डिंग लगाई थी कार बेचने की, तो किसी बंदे ने मेरे को कॉल लगा दिया कि भाई मैं परचेस करना चाहता हूं। तो मेरे को बताओ, उसने जैसे मेरे को कॉल लगाया तो उसने इन्विटेशन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या, मैं कार उसको ही बेच दूंगा? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो ऑफर था ही नहीं, वो तो बस एक इन्विटेशन टू ऑफर था। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, कोई बंदा अगर एक्सेप्टेंस दे देवे किसको, इन्विटेशन टू ऑफर को, तो ये कभी भी क्या नहीं बनने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओनली एन ऑफर इमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन। तो इन्विटेशन टू ऑफर को अगर कोई एक्सेप्ट करे, जैसे मैंने होर्डिंग लगाई थी वो इन्विटेशन टू ऑफर था, और अगर कोई मेरे को कॉल कर दे कि सर मैं परचेस करना चाहता हूं, तो वो सामने वाला बंदा मुझे क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है। बात समझो, वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ रहा है, उल्टा वो मुझे ऑफर देगा और फिर अगर मैं एक्सेप्टेंस दूंगा तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहां पे ये बात होती है, इन्विटेशन टू ऑफर के एक्सेप्टेंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, बल्कि एक ऑफर बनता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। When a person advertises that he has stock of books to sell, house let, there is no offer to bound by the contract। अब ये उसने एग्जांपल्स दिए, भाई कोई एडवर्टाइज कर रहा है तो ये ऑफर होगा, ये इन्विटेशन टू ऑफर होगा, ना कि ऑफर, ठीक है। और आगे चीजें क्या बोली गई है, इंटेंशन विद विच सच स्टेटमेंट इज मेड। यहां इंटेंशन काम में आता है। डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड। मतलब आपने जैसे स्टेटमेंट दिया तो सामने वाले ने एक्सेप्टेंस देते के साथ क्या आप बाउंड होना चाहते हो, बाइंड होना चाहते हो, तो वो ऑफर रहेगा। मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूं विल यू परचेस माई कार, तो आपने अगर एक्सेप्टेंस दे दिया तो मैं तब का तब क्या हो जाऊंगा, बाउंड बाय माई, मैं ऑफर से बाउंड हो जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे बन जाएगा। ओके, तो अगर आपका ऐसा इंटेंशन है तो वो बनेगा आपका ऑफर। लेकिन आप कुछ बाइंड होना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप ऑफर सामने वाले से बुला रहे हो, तो वो आपका क्या बनेगा बताना, इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। देखो, डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बाउंड बाय इट एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड। अगर आप बाउंड होना चाहते हो जब सामने वाला एक्सेप्ट कर ले तब, बाय द अदर, और ही इंटेंड्स टू डू सम फर्दर एक्ट, या वो और कुछ करना चाहता है। इन द फॉर्मर केस, मतलब ये पहले की केस, एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड बाउंड हो जाओगे तो इसको फॉर्मर केस बोलेंगे। उस केस में वो क्या बनेगा, ऑफर, और लेटर केस में ये क्या बनेगा, इन्विटेशन टू ऑफर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर ये वैसे ही दिया है बच्चों, यही सब चीजें घुमा फिरा के आपको डाली है। आप एक बार पढ़ लेना, फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ लेना, ठीक है।
अब यहां पे कुछ एग्जांपल दिए, फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर और बाय और सेल। क्या इंस्टेंसेस दिए, जैसे इन्विटेशन बाय कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर, मतलब शेयर्स के लिए आप कंपनी को पैसा दो, इसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस क्या होगा, इन्विटेशन टू ऑफर होगा। वैसे ही डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, शॉप की विंडो पे अगर कोई गुड्स लगाया गया या क्लोथ्स की है, मान लो दुकान, उन्होंने अगर क्लोथ्स लगाए हैं तो क्या वो ऑफर होगा, नहीं होगा। ओके, वो इन्विटेशन टू ऑफर होगा। तो वो क्लोथ देख के आप घुस गए और उनको जाके बोलते हो ये मेरे को क्लोथ चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं यार किसी ने तो भी बुक कर दिया, तो क्या आप लोग उनपे स्यू कर दोगे कि भाई तूने अगर बाहर लगाया है तो ये तो मेरे लिए खुला ऑफर हो गया कि आओ और परचेस कर लो, लेकिन ये ऑफर नहीं होगा, ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर होगा। ठीक है, फिर आप ऑक्शन सेल के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो, वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होगा। और फिर उसके बाद कोटेशन ऑफ प्राइसेस, आप अगर प्राइसेस की क्वेरी सॉल्व कर रहे हो तो ये भी आपका क्या बनने वाला है, इन्विटेशन टू ऑफर बनेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑफर का पार्ट। तो ऑफर में जो जो चीजें थी वो सारी चीजें हमने देख ली। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सेप्टेंस से रिलेटेड सारी चीजें देख लेंगे और उसके बाद फिर आपका ये यूनिट खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। चलो अब हम लोग इसको स्टॉप करते हैं।